हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल, यानी हमने वेक्टर जो लेशन हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस का जो भी चैप्टर पढ़ रहे थे हम, उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने समाप्त कर दिया। अब जो भी कुछ बचा हुआ है वो न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है। तो हम न्यूमेरिकल के 4-5 वीडियो लेक्चर लेके आएंगे और इसमें उसका आज ये पहला वीडियो लेक्चर सिर्फ इसमें आज न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। और आगे के जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो भी बोर्ड लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल में जो भी पूछे जाते हैं, उनको हम बाय स्टेप लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग पहला वीडियो लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसमें। बाकी और भी सवाल लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे। तो 2-4 वीडियो लेक्चर हैं जो कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे रहेंगे, यानी एक तरह से कि प्रैक्टिस करने के लिए हैं, जो कि आने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए उसका हम लोग पहला सवाल एक लेते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान टाइप का सवाल है, हम लोग आसान से कठिन की तरफ चलेंगे। तो सवाल क्या है कि 2 बल हैं जो 90 डिग्री के कोण पर कार्यरत हैं। इन बलों के प्रभाव को उदासीन करने के लिए एक तीसरा बल इसके कटान बिंदु पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो तीसरे बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तीसरे बल का हम लोग को क्या ज्ञात करना है? परिमाण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए 2 बल हैं, यानी कि 90 डिग्री पे कार्यरत। तो मान लीजिए एक बल ये है, दूसरा बल ये, मतलब दोनों परिमाण में समान है। यानी कि 2 बल हैं जो कि परिमाण में समान है। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 बल जिनके परिमाण समान है, इनके परिमाण समान है। ठीक। और कितने एंगल पे काम कर रहे हैं? 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इन बलों के प्रभाव को उदासीन करने के लिए, इन बलों का प्रभाव किसी एक डायरेक्शन में होगा, उसे उदासीन करने के लिए तीसरा बल इनके कटान बिंदु पर इसके विपरीत डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो तीसरे बल का परिमाण क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, इन दोनों बलों का जो रिजल्टेंट होगा वही तीसरे बल का रिजल्टेंट होगा, वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से होकर के जाएगा, क्योंकि दोनों परिमाण में क्या है? समान है। जब 2 फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच से होकर के जाता है। तो इनका रिजल्टेंट कितने से होकर जाएगा? बीच से होकर जाएगा। और ये एंगल कितना बनाएंगे? 45 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री है तो बीच से होकर के जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना होगा ये हमको पता करना है। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप ये लगा सकते हैं, यानी कि F1 का स्क्वायर F2, हालांकि वो कितना होगा वो मालूम है, F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पे आपको दोनों बराबर है, तो एफ स्क्वायर, यहाँ भी एफ स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं। तो 2f² और ये cos 90, इनके बीच का कोण 90, तो ये cos 90 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। यानी ये 2f², यानी कि जो रिजल्टेंट होगा √2f आएगा, √2f। ठीक है ना? तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट पता हो गया, वो बीच से ही होकर के जाएगा। अब इसी को इस प्रभाव करने के लिए तीसरा फोर्स इसके विपरीत डायरेक्शन में लगाया जाता है। इस बल को 0 करना है तो हमें विपरीत डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना होगा? बिल्कुल इसी के बराबर। तो हमें तीसरा जो फोर्स लगाना होगा, मान के चलिए वो कितना लगाना होगा? √2f। तभी तो जितना ये है उतना ही फोर्स हम विपरीत डायरेक्शन में लगाएंगे, तभी तो ये रिजल्टेंट 0 होगा। यानी इसका प्रभाव निष्फल करना है तो इसके विपरीत हम इतना ही फोर्स विपरीत डायरेक्शन में लगाएंगे। तो कहने का मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही तीसरा फोर्स होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आपके सामने जो दूसरा सवाल है वो है कि 2 बलों का परिणामी, थोड़ा सा हटके सवाल है और इसको एक ट्रिक से हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना?
कह रहा है कि दो बलों का परिणामी 20 न्यूटन है। दो बल हैं जिनका जो रिजल्टेंट है वो 20 न्यूटन है, ठीक। जिसमें एक बल का परिमाण जिस दे रखा है कि जिसमें एक बल का जो परिमाण है वो 20√3 न्यूटन है, जो कि परिणामी बल के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। मान ली एक बल है F1, ये 20√3 न्यूटन है, और ये मान लीजिए रिजल्टेंट है R है, इसके साथ 30 अंश के डिग्री पर ये बल है, और ये मान दिया हुआ है 20 न्यूटन, जो परिणामी बल के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो दूसरे बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि F2 जो दूसरा वाला बल है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। देखिए, इस तरह का सवाल लगाने के लिए हमें मालूम है कि जो रिजल्टेंट है वो दो बलों का रिजल्टेंट R दिया है। सपोज करिए कि ये दोनों बल F1 है, दूसरा F2 है, इसका रिजल्टेंट R हमको दिया है मैग्नीट्यूड वाइज बात, ठीक। तो हम देखिए, ये रिजल्ट किसी फोर्स से रिजल्टेंट, पहले फोर्स से रिजल्टेंट दिया है, तो कहने का मतलब वो जो हम लोग tan अल्फा लेते थे वो दिया हुआ है। दूसरा एक रिजल्टेंट का फार्मूला ये भी होता है कि a² b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमें तो अल्फा पता है और थीटा नहीं पता है, यानी कि दोनों बलों के बीच का कोण नहीं पता है। दूसरी चीज हमें ये पता है, ए पता है, ये नहीं पता है। तो यहाँ पर ना ये पता है ना थीटा पता है। तो इस दोनों फार्मूले से अगर हम सवाल लगाएंगे तो हम लोग जल्दी आसानी से रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमें ये दे रखा है कि दो बलों का रिजल्टेंट R इनको दे रखा है। तो हम अब यहाँ पे क्या, हमको ये पता है, ये पता है, और हमको ये मालूम करना है। तो हम जिसको मालूम करना उसी को रिजल्टेंट बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि F2, अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस F1, यानी कि जो रिजल्टेंट वो लगाएंगे नहीं, दो वेक्टरों का डिफरेंस वाला। हमने क्या किया, डिफरेंस बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये दो वेक्टर और उनके बीच का ये कोण भी हमें मालूम है। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल होता है, पहले वाला एंगल वही लेते हैं। हालांकि हमने ये पढ़ाए थे तो हमने क्या बताया था कि एक वेक्टर जो है ए है और दूसरा वेक्टर ये है, जैसे ये है और ये बी है। तो हमने क्या कर, अगर हम दो वेक्टरों का डिफरेंस लेते थे तो हम इसका डायरेक्शन पलट देते थे और पलट करके ऐड कर देते थे। और ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या रखते थे, 180 माइनस थीटा। इसको रख करके मेन वाले फार्मूले में, यानी कि इस वाले फार्मूले में जो इसका होता था, थीटा की जगह हम ये रख करके इसका मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला बनाए थे। तो वो ये वाला फार्मूला बनाए थे, a² + b² - 2ab cos थीटा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना था कि जो थीटा यहाँ रखेंगे वो वाला रखेंगे जो पहले इन दोनों के बीच का कोण होता था, ठीक। तो अब हमने क्या किया कि ये एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो R को हमने एक वेक्टर मान लिया और F1 एक वेक्टर मान लिया और F2 को रिजल्टेंट मान लिया है। भाई प्लस में तो रिजल्टेंट ये है, लेकिन डिफरेंस में रिजल्टेंट हमने इसको मान लिया, ठीक। तो अब हमको F2 ही कैलकुलेट करना है, तो हमें F2 चाहिए। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे माइनस, लेकिन थीटा क्या रखेंगे, इन दोनों के बीच का जो कोण है पहले जो दिया रहता है वो 30 डिग्री। तो ए की जगह मान लीजिए F1 है, कितना है, 20 न्यूटन, R है 20 न्यूटन है, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस वो है 20√3 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 × 20 × 20√3 cos 30। तो F2 बराबर आराम से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400 यानी 1200।
भाई इसका करेंगे 400, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होगा तो 4 3 1200 माइनस ये हो जाएगा 40 दूना 80, ये 20 20 400 दूना 800, यही ना। अंडर रूट 3 और cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, cos 60 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान जो होता है अंडर रूट 3/2 होता है। उसी तरह साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2। तो 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 3 और 4 3 1200, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। F2 जो बचेगा वो हो जाएगा 400, ठीक है ना। और 400 का वर्गमूल लेंगे तो F2 हो जाएगा 20 न्यूटन। तो F2 कितना आएगा 20 न्यूटन, यानी हमारा जो F2 वाला फोर्स है वो कितना आ गया 20 न्यूटन, ठीक है ना। क्या आ गया 20 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस प्लस वाले फार्मूले में अगर हम लोग A का मान 20 न्यूटन और इसका मान जो है 20√3 न्यूटन और थीटा की वैल्यू पता नहीं कर, यहाँ पे अगर हम लोग पता तो है नहीं यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे तो अगर हम लेंगे ऐड करने के लिए तो इसकी वैल्यू नहीं, ये अल्फा की वैल्यू नहीं, तो उस तरह से निकालना थोड़ा मुश्किल और विस्तार हो जाता है। इस तरह से आसानी से निकल गया, कितना आ गया 20 न्यूटन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे और ऐसे सवाल तभी दिमाग में आएंगे एग्जाम में जब आप इस पे प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है ना। जब इस तरह के सवाल कई ठो लगाए रहेंगे तो आप तुरंत आइडिया आपके दिमाग में आएगा कि सवाल को ऐसे नहीं ऐसे लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल लगाते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। कह रहा है कि सदिश P तथा Q का परिणामी R है, यदि Q को दोगुना कर दिया जाए तो R भी दोगुना हो जाता है, और जब Q को उल्टा कर दिया जाए तो भी R दोगुना हो जाता है। तो PQR में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है कि PQ का परिणामी R है, तो सदिश P प्लस Q का परिणामी सदिश R है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो R² P² Q² प्लस 2PQ cos थीटा, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरे केस में आते हैं कि जब Q को दुगना कर दिया जाए तो R भी डबल हो जाता है, यानी कि इसको डबल करें तो ये भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डबल हो जाएगा तो इसका स्क्वायर P वही रहेगा 2Q का स्क्वायर 2P 2Q cos थीटा, मतलब ये 4R² P² 4Q² और 4PQ cos थीटा, ये समीकरण नंबर 2। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कह रहा है कि अगर Q को उलट दिया जाए, तो Q को जब उलट देने का मतलब है कि Q नेगेटिव हो गया, नहीं इसको उलट देने का मतलब डिफरेंस हो गया, P माइनस Q हो गया, तो भी R डबल हो जाता है ना। तो भी क्या होता है R जो है डबल हो जाता है। इसमें पहले कहा Q को दुगुना कर दिया जाए तो R दुगुना हो जाता है, अब कह रहा Q को उल्टा कर दिया जाए तो R पुनः दुगुना हो जाता है, यानी वहां पे Q नहीं दुगुना हो जाता, R दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरी कंडीशन के हिसाब से ये दुगुना हो जाता है, तो इसका स्क्वायर P² प्लस Q², इसको उल्टा करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाएगा, तो 2PQ cos थीटा, समीकरण नंबर 3, या एक लाइन और लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4R² P² Q² माइनस 2PQ cos थीटा, समीकरण नंबर। प्रश्न के हिसाब से 3 समीकरण बने, 1 2 3, ठीक है ना। अब इन तीनों के हिसाब से हमें PQR में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप पहले और तीसरों के लें तो ये चीज सेम है,
ठीक है। प्लस माइनस अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले को और तीसरे को जोड़ दीजिए तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा। देखिए जोड़ने पे ये प्लस माइनस है कट जाएंगे, ये 2p हो जाएगा, 2q हो जाएगा और ये 5r स्क्वायर हो जाएगा। तो 5r स्क्वायर p जुड़ के 2p स्क्वायर और q जुड़ करके 2q स्क्वायर, यानी कि 5r स्क्वायर 2 कॉमन ले लीजिए तो p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 4, यानी 5/2 आप चाहे तो यहाँ पे कर लीजिए। ठीक, अब देखिए अब हम लेते हैं दूसरा तीसरा। यहाँ पे प्लस 4q cos थीटा है और यहाँ पे माइनस 2pq। तो अगर हम तीसरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कहने का मतलब है कि दूसरे को ऐड करें 2 से गुणा करके तीसरे को, तो जब हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4 pq प्लस माइनस होंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें हमने ये वाली साइड पहले देख लेते हैं। ये 4r स्क्वायर हो जाएंगे और इसमें हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 4r एक 8r, 4 गुना 8r, r स्क्वायर हो गया इधर, यानी 12r स्क्वायर हो गया। सीधे सीधे लिख देते हैं 12r स्क्वायर। भाई ये तो 4 है ही है और 4 यहाँ पर भी है, 2 से गुणा कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, 8 हो गया। अब यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये चीज कट गई, ये 2p 2q है तो 2p और एक p मिल करके 3p स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4q और ये q और 2q मिल करके, भाई 2 और एक ये 3 और 4 और एक 2 ये 4 2 6q स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो 3 चौको 12, यानी कि 4r स्क्वायर, ये p स्क्वायर और 3 दूना 6q स्क्वायर। समीकरण ये 5 रखिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब हमको 5 4 5 2 मिले। अब इसमें क्या करिए, अगर हमें 5 में से 4 को घटाना हो, क्योंकि p कट जाएगा, यहाँ पे देखो p करना है तो q r में रिलेशन मिलेगा, तो हम क्या करते हैं 5 में से 4 को कम कर देते हैं, 4r में से ये घटा देते हैं। ठीक है ना। तो हम 5 माइनस 4 कर देते हैं, तो देखिए 4r स्क्वायर माइनस 5/2 r स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा ये। अब 2q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 दूनी 8 r स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर 2, और इधर हो जाएगा q स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3r स्क्वायर 2 q स्क्वायर, यही ना। तो कहने का मतलब हो गया कि q स्क्वायर बराबर √3/2r। समीकरण कितना हो गया, ये 6, यानी कि q बराबर, तो q और r में रेशियो तो निकल गया। चलिए ऊपर वाला हम थोड़ा मिटाएंगे, जगह नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं 1 2 समीकरण को। अब ये q स्क्वायर की वैल्यू जो है, समीकरण अगर आप 5 में रखते हैं तो आसानी से निकल जाए। तो समीकरण 5 से, 5 में 4r स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे p स्क्वायर है, और q की वैल्यू हमें क्या रखना है, q स्क्वायर की वैल्यू रखना है
3/2r²। ठीक है ना, 3/2r²। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4r²। तो पी आर में रिलेशन मिल जाएगा, ये p² है, यहाँ पे मिल जाएगा, 2 कट गए, 3r²। और 3r इधर से आके घट जाएगा तो r², p², यानी कि r बराबर p, ये 7। ठीक है ना, तो r बराबर क्या है, p है। तो यहां से देखा जाए तो q बराबर जो है √3/2p भी हो गया। ठीक, अब हमें क्या रिलेशन लेना है, अनुपात PQR में, PQR में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे P के जगह तो हम R ही रख सकते हैं। ठीक, और Q के जगह क्या रखेंगे, √3/2r, और यहाँ R है ही। ठीक, R अब हटा देंगे, 3 ओर से R से डिवाइड कर देंगे, या तो हो जाएगा 1 √3/2 1। अब √2 हर में ना रहा तो गुणा कर दो √2 से, तो √2 से गुणा करेंगे, यहाँ कट जाएगा √2। तो ये रेशियो आएगा P/1r में। ठीक, तो इस तरह से PQR में ये रेशियो आएगा, P/√2, R/√2 और Q/3। ठीक है ना, तो इस तरह से हम दिए गए डाटा के हिसाब से सवाल को डील करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, इस पे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, कह रहा है कि सदिश A और सदिश B के परिणामी, यानी एक सदिश B है और एक सदिश A, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है के समांतर एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले हम R निकाल लें। तो A क्या है, 4i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस -i कैप 3j कैप माइनस 8k कैप। तो देखिए i को i में जोड़ना है, तो ये माइनस प्लस घट जाएगा, 3i कैप हो गया, j मिलके 6j कैप, और -8 है प्लस 6 -2k कैप, ये हमें मिल गया r। ठीक, तो कह रहा है कि इसके समानांतर हमें यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यूनिट वेक्टर दीजिए, जो हम ज्ञात करेंगे इस वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो जब इसके पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वही उसकी भी डायरेक्शन होगी, यानी कि 2 पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। 2 पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो इसके पैरेलल अगर हम यूनिट वेक्टर निकालने के बजाय अगर हम इसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल, तो अब चाहे इसके आप पैरेलल, मान लीजिए इसके पैरेलल अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसकी भी डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर r की डायरेक्शन होगी। भाई 2 चीज पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी। तो हम इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालने के बजाय हम क्या करें, r जो परिणामी है उसी के डायरेक्शन, या हम इसको पैरेलली इसी पे शिफ्ट ले आकर बैठा दें, यानी जो रिजल्टेंट है ये मान लो यूनिट वेक्टर, इसको हमने शिफ्ट करके इसी पे ले आकर बैठा दिया। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि अगर हम r का यूनिट वेक्टर निकाल लें r के डायरेक्शन का, तो वही इसका भी तो होगा जो इसके पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो r के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लीजिए r कैप हो गया, तो होता क्या, उस वेक्टर में उसी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देना। तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वही इसके पैरेलल भी यूनिट वेक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो हम लिखेंगे 3i कैप 6j कैप -2k कैप। अब क्या करना है, इसको अंडर रूट भाग दे देना। अब जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपका 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, ये -2 का स्क्वायर, या प्लस है लिखें, स्क्वायर हमेशा प्लस आएगा। तो 3i कैप 6j कैप -2k कैप, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो देखिए 49 हो जाएगा। तो 3i कैप
6j कैप माइनस 2k कैप और √49 का वो हो जाएगा 7। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि परिणामी के समांतर एकांक सदिश का मान यही होगा। ठीक है, ये ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं। सवाल में ये पूछा है कि 3 चींटियां किसी अनाज के दाने को 3 बलों के द्वारा खींच रहे हैं, जिनके परिमाण बलों के परिमाण 10 न्यूटन, 4 न्यूटन F है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो बल F, जो F न्यूटन है, इसका सदिश फॉर्म पूछ रहा है। F का मान ज्ञात कीजिए यदि उपरोक्त बलों के कारण अनाज का दाना संतुलन की स्थिति में है। यानी कहने का मतलब है कि जो अनाज का ये दाना है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका जो देखिए कई फोर्स लग रहे हैं, जिसको ये F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं और ये F3 है। 3 बलों के कारण यानी इक्विलिब्रियम में है। तो कोई वस्तु अगर इक्विलिब्रियम में होगी तभी होगी जब उसका रिजल्टेंट क्या हो, 0, यानी उसका रिजल्टेंट क्या हो, 0, यानी R क्या हो, 0 हो। R 0 का मतलब इनके जो एक्स वाई अक्ष के कंपोनेंट हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, तीनों बलों का पहले हम लोग x कंपोनेंट लेंगे और फिर y कंपोनेंट लेंगे। देखिए ये वाला बल जो F1 है, ठीक है ना, वो 10 न्यूटन है। इस बल का हम x कंपोनेंट लेंगे, F2 का हम x कंपोनेंट लेंगे, F3 का हम x कंपोनेंट लेंगे। ठीक है ना। चलिए इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा तो 10 cos 37 डिग्री, और cos 37 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी कि अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर ये 37 है तो ये बड़ी वाली ये 53 होता है, ऐसा हमने जान चुके हैं। तो यहाँ से cos अगर हम 37 निकालें तो cos बराबर होता है आधार बटे कम, यानी 4/5, यानी कि 10 × 4/5 यानी कि 2 8 न्यूटन इसमें आएगा। यानी कि सभी बलों का जो x कंपोनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो पहले हम x कंपोनेंट लेते हैं इस बल का, तो वो 8 न्यूटन आया। ठीक, अब उसी तरह से दूसरे का देखें, हमें दूसरे का लेना x कंपोनेंट, तो ये इसी में है, लेकिन ये वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानिए, ये वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानिए और नीचे वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव। तो देखिए ये x ही डायरेक्शन में है, किसी एंगल पे नहीं है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लेंगे 4 न्यूटन। अब आइए देखिए इस बल को हमें इस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है ना। तो इस बल को हमें इस डायरेक्शन में लेना है, तो ये हो जाएगा F, और मान लेते हैं ये थीटा है, तो हो जाएगा F cos थीटा। तो ये भी देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ हो जाएगा F cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4 न्यूटन माइनस F cos थीटा इक्वल टू 0, यानी F cos थीटा इक्वल टू हो गया 4 न्यूटन, ये 1 हो गया देंगे। अब चलिए y वाले डायरेक्शन को y कंपोनेंट लेते हैं, तो इसका y कंपोनेंट लेंगे वो आर वाई इक्वल टू 0, तो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37, ठीक, और इसका y कंपोनेंट 0 होगा, इसका y कंपोनेंट 90 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा 0। और देखिए इसका y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस अपोजिट f साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये देखिए 10 साइन लंब बटे 3/5 होगा, ये 3/5 प्लस 0 माइनस f साइन थीटा इक्वल टू 0, 5 दूनी 10 यानी 2 तिहाई 6 माइनस f साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी f साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 6, f साइन थीटा इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो
एफ एक्स एफ कॉस थीटा को ही हम एफ एक्स बोलते हैं, एफ साइन थीटा को ही एफ वाई बोलते हैं। तो हमारा जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ एक्स वेक्टर के रूप में और एफ वाई वेक्टर के रूप में। तो हम इसको क्या लिखते हैं, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। अब यहाँ पर तो अब देखिए जो एफ कॉस थीटा यानी आया 4 न्यूटन, 4 न्यूटन की डायरेक्शन किधर है, इधर, यानी कि माइनस आई कैप। तो अगर हम एफ एक्स वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 4 आई कैप। और ये एफ साइन थीटा किस डायरेक्शन में आया था, एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में आया था ना, तो वो कितना आया 6 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम एफ वाई वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे माइनस 6 जे कैप। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें आई जे कैप के रूप में, तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स, जिसको हम मानते हैं एफ एक्स को हमने क्या माना, एफ कॉस थीटा को ही एफ एक्स माना है। तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप और ये माइनस 6 जे कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है और उसी तरह एफ साइन थीटा की डायरेक्शन इधर है, यानी इधर 6 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप देखें तो अगर एंगल देखें, ये इधर जो है 6 न्यूटन है और इधर 4 न्यूटन है, यानी कि ये अगर एंगल देखें, अगर ये थीटा है तो आपको टेन थीटा मिलेगा। तो साइन वाला 6 है और कॉस वाला कितना है, 4 है, काट देंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6। यहाँ से थीटा जो भी मिल सकता है टेन इनवर्स 3/2, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में यही पूछा था, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। ये माइनस 4 आई कैप माइनस 6, माइनस क्यों आया, क्योंकि जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू है ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन में नहीं, नेगेटिव एक डायरेक्शन। उसी तरह से माइनस जे क्यों लगाया, क्योंकि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में नहीं है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो ये हमारा पूछा हुआ था, सवाल में ये पूछा था। एक चीज और है, अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो आप रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। इसका रिजल्टेंट अगर हमें चाहिए एफ का, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं, माइनस 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, 4 चौक को 16 और 6 छवा के 36। ये क्या हो गया, 6 6 12 के 2 3 1 4 5, ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जैसा कि इस तरह का सवाल हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जब थ्योरी के समय हमने बताया था, अब हम जो भी सवाल लगा रहे हैं वो मिक्स सवाल लगा रहे हैं, यानी जितना हमने थ्योरी में पढ़ा है वो सबका मिक्स हम जो है आपको प्रैक्टिस के रूप में दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि सदिश ए तथा सदिश बी त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रदर्शित करें, त्रिभुज की 2 भुजाओं को प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। ये ऑप्शन के रूप में दिया 6√56। उपरोक्त दोनों सही होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज का जो सदिश योग का जो नियम है, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, हम वही नियम अप्लाई करेंगे। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर पहला केस, अगर ये त्रिभुज की क्रम से 2 भुजाएं प्रदर्शित कर रहा है, मान लीजिए कि ए है ये और इसकी दूसरी भुजा मान लीजिए ये है, बी है, ठीक है ना। अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं वेक्टर क्रम से लिए जा रहे हैं, वेक्टर को त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्रम से ली गई हैं, तो जानते हैं इनका जो परिणामी होता है विपरीत क्रम में तीसरी भुजा से प्रदर्शित होता है, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो आर बराबर होता है ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर आर वेक्टर हम निकालते हैं तो ए कितना है, आई कैप 2j कैप 4k कैप और प्लस 5 आई कैप है, तो ये हो जाएगा देखिए 6 आई कैप 2j कैप और 4k कैप। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका हो जाएगा √6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 2 दूना 4 को 16, यानी कि √56। मान ली एक तो इसमें मिल गया, लेकिन एक कंडीशन और है, यदि वो त्रिभुज की 2
एडजेसेंट भुजाओं को प्रदर्शित भी कर सकता है। क्रम से ना लेकर के एडजेसेंट भुजाएं अगर प्रदर्शित करें, मान लीजिए कि एक साइड त्रिभुज की ये है और दूसरी साइड त्रिभुज की ये है, ठीक है ना, यानी कि ये है और ये है, ठीक। एडजेसेंट तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसका परिणामी ये मान लेते हैं C है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये C वेक्टर है। अब परिणामी को मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये दोनों को मान लेते हैं त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाएं। देखिए पहली ये है और दूसरी वाली ये है और तीसरी भुजा क्या है, वो विपरीत क्रम में इसके परिणामी को, यानी कहने का मतलब है कि B प्लस C इक्वल टू R है, अरे A है यहाँ से, तो यहाँ से अगर हमें C चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, A माइनस B मिलेगा ना, क्या मिलेगा, A माइनस B। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का कंडीशन बन सकती है, या तो वो दोनों भुजाएं क्रम से ली गई हों, या दोनों भुजाएं जो है ऐसी ली गई हैं कि एडजेसेंट हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों क्रम से ली गई भुजाएं हैं और यहाँ पे दोनों एडजेसेंट लिए हैं, तो तीसरी भुजा को हमने रिजल्टेंट मान लिया। अब हम यही वाला मेथड यहाँ पर लाते हैं कि ये दोनों का रिजल्टेंट इसको मान लेते हैं, तो हमें ये चाहिए तो इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है ना। तो हमें अगर A माइनस B चाहिए तो हम क्या करते थे कि रिजल्टेंट उधर जाता था जिसमें से आपको घटाना होता था, या आप इन दोनों को लगा करके यही वाला मेथड यहाँ अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर B माइनस A करना है तो ये इधर डायरेक्शन भिजा देंगे, तब ये रिजल्टेंट इन दोनों का ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि हमें C चाहिए, तो A कितना है, I कैप है, 2J कैप है, प्लस 4K कैप और माइनस क्या है, 5I कैप। तो देखिए यहाँ से ये माइनस 4I कैप हो जाएगा, प्लस 2J कैप प्लस 4K कैप। अब इसी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 चौक को 16, 2 दूनी 4, 4 चौक को 16, 16 दूनी 32, 4 36, यानी कि 6, यानी कि दो आंसर इसमें मैच कर रहा है, 6 और अंडर रूट 56, यानी कि इस ऑप्शन कौन सही है, उपरोक्त से दोनों। यहाँ पे क्योंकि दो कंडीशन बन रही है, या तो हम त्रिभुज की क्रम से दो भुजाएं लें और या तो हम ऐसी भुजाएं लें दो एक दूसरे से एडजेसेंट हैं। तो जब हम दो कंडीशन यहाँ लागू हो सकती है, तो जब हम दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो हमें दो रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्टेंट के एक अंडर रूट 56 एक 6 मिलता है। तो इसका मतलब ये दोनों उत्तर सही हो सकता है, इसका मतलब उपरोक्त दोनों, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, चलिए अब अगला सवाल है कि चित्र में दिए गए तीन सदिशों OA, OB, OC का परिणामी क्या होगा, हमको इनका परिणामी निकालना है। देखा इसका मैग्नीट्यूड R, तीनों का मैग्नीट्यूड R ही है। अब देखिए ये जो दो वेक्टर हैं OA वेक्टर और OC वेक्टर, इन दोनों का परिणामी कहाँ से होकर जाएगा, बीच से होकर जाएगा। तो एक वेक्टर तो ये खुद ही है, OB क्या है, अगर देखा जाए तो वेक्टर R है, और ये भी वेक्टर R ही है, और ये भी क्या है, तरह से R है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का परिणामी इस ठीक बीच से जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इन दोनों का परिणामी 45 डिग्री पे है, तो अभी हमने बताया था वो बल वाला, फोर्स वाला पहला सवाल, वो अंडर रूट 2F आया था ना परिणामी। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, अंडर रूट 2R होगा, अंडर रूट 2R होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको अगर हम R मान लेते हैं, चलिए R, तो ये जो है OA प्लस OC, ठीक है ना, OA प्लस OC होगा, इन दोनों का परिणामी किस पे होगा, OB पर, और वो कितना होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा अंडर रूट 2 स्मॉल r। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लिखें आर आई कैप प्लस आर जे कैप, यही ना लिखेंगे। तो आर का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, आर बाहर हो जाएगा √2, ये रिजल्टेंट आएगा। इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर है, तो इनका परिणामी क्या होगा? परिणामी मान लीजिए r डैश है, तो r और प्लस r, भाई एक तो इन दोनों का और एक ये, जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते तो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो r आया है √2r और ये r ही है, तो r कॉमन ले लीजिए √2 + 1, तो ये वे वो भी तथा उसी का परिणामी क्या होगा? इन तीनों का परिणामी यही होगा। ठीक, चलिए आखिरी सवाल लगाते हैं, और आखिरी सवाल लगाते हैं इस वीडियो लेक्चर का। कह रहा है कि 3 बल एक कण पर कार्यरत है। यहाँ पे एक कण है, चित्र में दिखाया हुआ है, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, तीनों बलों का परिणामी y दिशा में होने के लिए, यानी कि जो रिजल्टेंट हो सिर्फ किस दिशा में हो? y डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो होने के लिए कितने न्यूनतम अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी कि रिजल्टेंट टोटल का टोटल क्या हो? y डायरेक्शन में हो। यानी कि रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होंगे Rx Ry, ठीक है ना। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें ये वेक्टर, तो कहने का मतलब है कि टोटल का टोटल, जैसे जब फोर्स किसी एंगल पे होते हैं तो उनका हम x y डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना ही लेना है, जब किसी एंगल पर होते हैं। तो कह रहे हैं कि फोर्स का जो रिजल्टेंट है टोटली इस डायरेक्शन में तभी होगा जब हम Rx क्या हो जाएगा? 0। Rx को क्या करेंगे? 0। तो Rx को 0 करने के लिए हमें न्यूनतम कितना फोर्स ऐड करना होगा? क्योंकि Rx तो 0 होगा नहीं, तो Rx को 0 करने के लिए न्यूनतम अतिरिक्त बल कितना हम लगाएंगे कि Rx 0 हो जाएगा? वही इस सवाल में पूछा है, तो वहीं से रिजल्ट निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा फोर्सों का रिजल्टेंट y डायरेक्शन में होने के लिए ये 0 होना चाहिए, और इसको 0 करने के लिए कितना न्यूनतम बल जोड़ना पड़ेगा अतिरिक्त, ताकि ये 0 हो जाए। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? Rx कैलकुलेट करना है कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पर ये 5 दिया है, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री है, तो ये 30, तो ये 5 भी 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। ये 1 न्यूटन है, इसका इस डायरेक्शन में कास आएगा और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा, तो +1 sin 30। अब आ जाइए दूसरे का, इसका x डायरेक्शन में cos आएगा क्योंकि थीटा इसी से लगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -4 cos 60 हो जाएगा। आ जाइए इसका, इस डायरेक्शन में ये इससे लगा हुआ तो इस डायरेक्शन में cos होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगा? साइन। लेकिन इसको हम डायरेक्शन को प्लस मानते हैं तो इधर हो जाएगा क्या? 2 न्यूटन 2 sin 30, तो हो जाएगा क्या? ये +½ हो जाएगा, ये 4 cos 60 का मान 1/2, ये हो जाएगा 2 sin का मान ½ यानी 1, ये हो जाएगा 2, यानी कि +½ -2 +1 यानी कि +½ -1 यानी कि -½ तो देखिए Rx का जो रिजल्टेंट है फोर्स का वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि R जो है Rx जो है वो आ रहा है -½ I कैप, लेकिन Rx को 0 होना है। अगर Rx जो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो सारा रिजल्टेंट y डायरेक्शन में कैसे होगा? तो इस चीज को 0 करना है, तो हमें इतना ही फोर्स, इतना ही न्यूटन का +½ न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है ना। ½ न्यूटन का फोर्स, जैसे -½ न्यूटन इधर है तो इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। तो हमें एडिशनल फोर्स इसमें ऐड कितना करना होगा? एडिशनल फोर्स जो है वो कितना लगाना होगा? +½ न्यूटन। +½ न्यूटन का मतलब 0.5 न्यूटन का अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी इसको 0 करने के लिए, इतना फोर्स x डायरेक्शन में, ताकि सारा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में हो जाए? y डायरेक्शन में। सारा रिजल्टेंट किधर हो जाए? जब x गायब हो जाएगा
तो सारा रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में। वही कहा है कि तीनों बलों का परिणामी वाई दिशा में होने के लिए कितने न्यूनतम अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। तो चूंकि हम जब x का कंपोनेंट rx निकाल रहे हैं तो वो -12 आ रहा है, इसको 0 करने के लिए +12 हमें प्लस y डायरेक्शन में लगानी होगी। वही न्यूनतम अतिरिक्त बल होगा, ना कि 1 न्यूटन होगा, बल्कि क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो हमें 0.5 न्यूटन या +12 न्यूटन बल की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, ताकि तीनों बलों का परिणामी वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हमने समाप्त किया। अभी न्यूमेरिकल पर जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उस पर आधारित मिक्स न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, यानी कि पूरे थ्योरी पर मिक्स न्यूमेरिकल लेकर और आएंगे 3-4 वीडियो लेक्चर में, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हैं जो अब तक बोर्ड से लेकर कंपटीशन लेवल में पूछे गए सवाल सभी कवर हो जाएं। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।